नमस्कार मेरे भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप। आशा है आप स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम पूरा कोर्स इस पे सुपर टेट का खत्म करेंगे, उसी चैनल पे हम आगे बढ़ते हुए हमने विज्ञान की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने बताया था कि हम आगे बात करेंगे चाल, वेग और त्वरण के बारे में। तो गति के मूल तत्व है ये चाल, वेग और त्वरण। इनके बिना गति अधूरी है। आज का लक्ष्य हमारा है चाल के बारे में समझ लेना, वेग के बारे में समझ लेना और त्वरण के बारे में समझ लेना। चाल जो कि दूरी पर निर्भर करेगी, इकाई समय यानी एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होगी। वेग इकाई समय में विस्थापन, त्वरण वेग परिवर्तन की दर। इकाई समय यानी 1 सेकेंड, 1 घंटा, 1 मिली सेकेंड, वो हो गया इकाई समय में विस्थापन। विस्थापन का मतलब है परिमाण और दिशा, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो जो विस्थापन और दिशा यानी वेग में भी विस्थापन और परिमाण और दिशा की आवश्यकता होगी ही होगी। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि चाल क्या है, इकाई समय में चली गई दूरी। त्वरण वेग परिवर्तन की दर, जैसा कि वेग आ रहा है, वेग किस पे निर्भर कर रहा है, विस्थापन। विस्थापन में परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, तो वेग में भी दिशा और परिमाण की आवश्यकता होगी। जब वेग में दिशा और परिमाण की आवश्यकता होगी, तो इसी वेग पे कौन निर्भर कर रहा है, त्वरण। तो त्वरण के लिए भी दिशा और परिमाण की आवश्यकता होगी। आगे देखते हैं हम आप चाल। चाल के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बताया इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पिंड है या कोई आदमी है, ए से चला और बी तक गया, घर से स्कूल गया, 10 सेकेंड का उसको टाइम लगा। दूरी थी 200 मीटर। ये दूरी उसकी थी 200 मीटर। तो उसका जो चाल आएगी वो आएगी 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये कैसे आएगी हम आपको आगे बताते हैं। ये देखिए इसका फॉर्मूला, इसे दिमाग में बैठा लीजिए, जो करना है आपको करिए, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। बिना इसके आप चाल को अच्छे से, चाल पे जो जितने भी सवाल आएंगे आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सूत्र को दिमाग में बैठाना बहुत जरूरी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इकाई समय में चली गई दूरी, इकाई यानी एक, इकाई यानी एक। अगर हम यहाँ एक रख दें तो बचा क्या, दूरी ना। और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड क्यों होगा, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, बीच में क्या लगा है, बटा। तो क्या हो जाएगा, मीटर बटा सेकंड। मीटर बटा सेकंड का मतलब इसी को बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। मात्रक कैसे निकलेगा, अगर आपको देखिए सूत्र पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। जब सूत्र पता है तो आप मात्रक भी निकाल लेंगे, सवालों को हल भी कर लेंगे और उनका सही उत्तर भी निकाल लेंगे। आपको मात्रक भी याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मात्रक किस पे निर्भर कर रहा है, सूत्र पे। देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। ये अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश। अदिश में किसकी जरूरत थी, केवल परिमाण की। क्यों, क्यों चाल अदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या आया है, दूरी। दूरी भी कैसी राशि थी, अदिश राशि। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं थी इसको परिभाषित करने के लिए हमको। और यही किस पे निर्भर करता है, दूरी पे निर्भर क्या कर रही है, चाल। इसलिए चाल भी अदिश राशि हुई। मात्रक हमने जान ही लिया। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल हल करते हैं। एक व्यक्ति स्कूटर से 5 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए दूरी हमें मीटर में दिया नहीं है, किलोमीटर में दिया हुआ है। समय हमारा सेकंड में नहीं दिया है, मिनट में दिया है। और हमें मीटर में चाहिए और सेकंड में चाहिए।
तो हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 3000 मीटर। हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो जब 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 5 मिनट में 5 × 60, 300 सेकेंड। हमें मीटर में ये मिल गया दूरी, समय मिल गया सेकेंड में। हमने मात्रा रख दी, क्या मान रखा, चाल बराबर, हमने पता किया था दूरी बटा समय। तो दूरी हो गई आपकी 3000 बटा 300, तो 3000 बटा 300 हमने रखा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 3×10⁻30 आ गया 10 क्या, मीटर प्रति सेकंड। तो हमेशा याद रखना है उत्तर किस में पूछ रहा है और दिया क्या है। उत्तर पूछ रहा था मीटर प्रति सेकंड में, दिया हुआ था किलोमीटर और मिनट। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं वेग पे। वेग किस पे निर्भर करता है, वेग का सूत्र है, क्या सूत्र है, विस्थापन एकांक समय में विस्थापन। इसका मतलब हमने शुरू में ही बताया था, एकांक समय में या इकाई समय में विस्थापन। एकांक समय में विस्थापन जब हमने दिया है तो ये क्या होगा, विस्थापन पे। विस्थापन पे कौन निर्भर कर रहा है, वेग। और विस्थापन क्या था, सदिश राशि थी, सदिश थी ना, क्योंकि ये धनात्मक भी थी, ऋणात्मक भी थी, शून्य भी थी। सदिश राशियां क्या होती हैं, परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है। और वेग का जो परिभाषा है वो एकांक समय में विस्थापन, एकांक समय में हुआ विस्थापन, एकांक समय में हुआ विस्थापन। यानी वेग किस पे, विस्थापन पे निर्भर कर रहा है। विस्थापन क्या होती है, सदिश राशि, तो ये भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। जैसे हमने बताया ही था पिछली क्लास में, ये प्रारंभिक से ये हो गई आपकी दूरी, और ये जो न्यूनतम दूरी हो गई, ये क्या हो गई, आपका विस्थापन हो गई। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की एक सीधी रेखा मिला दीजिए, वही दूरी क्या हो जाएगी, न्यूनतम दूरी। परिभाषा जैसा हमने बता दिया है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। चार क्या कहती है, एकांक समय में तय की गई दूरी। दोनों में अंतर है, ठीक है। अंतर क्या है, चाल जो है बात करती है किसकी, दूरी की। क्यों, हमने देखा था चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय। तो चाल बात कर रही थी दूरी की, ठीक है। जबकि वेग बात कर रहा है विस्थापन का। वेग बात किसका कर रहा है, विस्थापन का। इस चीज का अंतर आपको याद रखना है, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, वेग का सूत्र, दूरी, चाल का सूत्र आपने पढ़ा था, चाल में दूरी बटा समय था, तो दूरी की जगह आप क्या कर लीजिए, विस्थापन रख लीजिए। क्यों, क्योंकि वेग विस्थापन पे निर्भर, तो वेग समय अपने जगह पे है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है, अंतिम और प्रारंभिक बीच की सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी जिसमें दिशा भी शामिल है। हमने बताया, बार बार बता रहे हैं, विस्थापन हमेशा निर्भर कर रहा है परिमाण और दिशा पे, वेग भी हमेशा परिमाण और दिशा पे निर्भर करेगी। ये हो गया सूत्र इसका। मात्रक इसका भी, चूंकि विस्थापन और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो इसका भी मात्रक मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका भी मात्रक जो होगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। सदिश राशि होती है, हमने बता ही दिया, मात्रक चाल के समान ही होगी, जो चाल का मात्रक होगा वही वेग का मात्रक होगा। आगे बढ़ते हैं, अब समझ लीजिए, हमने सारा सारांश दे दिया है वेग, और ये है आपका चाल, और ये है वेग। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चाल क्या है, केवल परिमाण बताएगा। क्यों, क्योंकि ये हमेशा किस पे निर्भर करेगा, दूरी पे। और दूरी क्या होती है, अदिश राशि। दूरी क्या होती है, अदिश राशि, तो हमेशा किस पे निर्भर करेगा, परिमाण पे। इसे नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं, बस इसको दूरी से मतलब है, अदिश राशि जैसा हमने लिखा है। वेग किसकी बात करता है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी बात करता है।
तो जब दिशा की बात करता है यानी विस्थापन की बात करता है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये सब सूत्र आप दिमाग में बैठा लीजिए, सोते जागते उठते बैठते, बिना इसके आपका कल्याण नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सवाल है, कोई लड़की है, प्रारंभिक बिंदु इसे मान लेते हैं, प्रारंभिक, अंतिम मान लिया हमने इसे। एक लड़की है, तैर के गई सीधा, ये स्विमिंग पूल है, तैर के गई तो 90 मीटर लगा, ये जो लंबाई थी इसकी कितनी थी, 90 मीटर, तैर के गई। वापसी में आई, उसका मन किया घूमने का तो थोड़ा घूमते फिरते आई, लेकिन तब भी दूरी कितना ही तय की, दूरी कितना तय की आपका, 90 ही तय की। वापसी में भी क्या तय की है, 90 ही। ठीक है, तो अब आपको अंतर समझना है वेग और चाल में। अब देखिए आप, चाल के लिए हम क्या करेंगे, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, है ना, दूरी बटे समय। यहां समय दिया हुआ है, कुल समय कितना लगा उसको जाने में आने में, 1 मिनट ना, जाने में 1 मिनट, आने में 1 मिनट। और हम जानते हैं जो मिनट को सेकंड बदलना पड़ेगा, क्योंकि मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो इसलिए हमने 1 मिनट को किसमें बदल लिया, सेकंड। जाने में 1 मिनट, आने में भी 1 मिनट। ठीक, तो अब चाल हमको निकालना है, चाल किस पे निर्भर कर रहा है, दूरी पे। दूरी हम निकाल लेंगे, 90 गया 90 आया, 90 धन 90, 180 मीटर। समय हमने निकाल लिया है क्या, 60, 60 सेकंड में गया और 60 सेकंड में वापस आया, 60 60, औसत चाल निकाल दिया है। थोड़ा सा कोई बात नहीं, चाल क्या हो जाएगी यहाँ, चाल क्या हो जाएगी, 180 बटे 60, 60 सेकंड जाने में, 60 आने में, 120 सेकंड, 120 सेकंड, ये कट जाएगा आपका 6 3/2, इसको और हल करेंगे तो 1.5 मीटर प्रति सेकंड। चाल हमें क्या मिल जाएगा, 1.5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन विस्थापन, हमें वेग निकालना है, हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। और बच्चों हमने बताया था पिछली क्लास में भी आपसे, क्या बताया था, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर समान हो जाए, मतलब जो वस्तु जहां से चले या जो आदमी जहां से चले उसी बिंदु पर वापस आ जाए, उसी जगह पे वापस आ जाए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक इसी बिंदु से चला और इसी बिंदु पे वापस आ गया। जब इसी बिंदु पे वापस आ गया तो उसकी जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जब न्यूनतम दूरी शून्य हो जाएगी, अब ये बताइए, मान लीजिए यहां से गया, घूम पे फिर यहीं वापस आ गया, सीधा सीधा आप एक चीज समझिए, यहां से कोई गया, यहां घूमा फिरा, फिर यहीं वापस आ गया, घूमा है फिर वापस आ गया तैर के, या जैसे मन किया उसका, तैर रहा था, स्विमिंग पूल था तो उसका मन भाई तैरे चाहे जो करे, है? डूब जाए उसमें, लेकिन वो तैर के वापस आ गया। जब तैर के वापस आ गया, अब देखिए, अब इसी पॉइंट मान लीजिए ये जगह थी, यहीं वापस आ गया। अब इसके बीच में कोई न्यूनतम दूरी दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, कोई दूरी नहीं है, इसका मतलब शून्य है। इसका मतलब विस्थापन क्या है, शून्य। तो विस्थापन शून्य है, हम जानते हैं वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन शून्य बटे समय, 60 धन 60, 60 जाने में 60 आने में, ऊपर वाला शून्य तो सब शून्य, मीटर पर सेकंड। यहाँ आ गया आंसर शून्य। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिएगा, बार बार समझिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट में दीजिएगा, हम इस पर डिटेल वीडियो भी बना देंगे। आगे बढ़ते हैं, त्वरण, आज का हमारा लास्ट टॉपिक यही है, त्वरण। त्वरण हमने बताया था, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन यानी हर समय, हर समयांतराल में, हर समयांतराल में वेग कैसे परिवर्तित हो रहा है,
हर समयांतराल में वेग कैसे परिवर्तित हो रहा है, वही क्या है, त्वरण। यानी मान लो 10 सेकंड में जो तुम्हारा वेग था वो 10 मीटर प्रति सेकंड था, फिर अगले 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर अगले 30 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी वेग बढ़ रहा है ना। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस एक ये भी हो सकता है, शुरू से 1 से 10 सेकंड गया, तब भी उसका वेग कितना था, 5 मीटर प्रति सेकंड। वेग कितना था, 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर 10 से 20 सेकंड गया, जब टाइम हुआ, तब भी उसका क्या था, वेग 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पहले पूर्व में जा रहा था, अब जाने लगा पश्चिम में, तो क्या वेग परिवर्तित होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वेग किस पे निर्भर करता है, परिमाण और दिशा पे। यहां देखिए आप, आंकिक वैल्यू समान है, आंकिक मान जो है यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, दिशा का अंतर हो गया, यहाँ पूर्व में जा रहा था फिर जाने लगा पश्चिम में, तो जब पूर्व में जा रहा था पश्चिम में जाने लगा तो वेग परिवर्तित होगा। जब वेग परिवर्तित होगा तो वही क्या है, वेग परिवर्तन की दर ही क्या है, त्वरण है। इसका सूत्र आगे बताते हैं, इस पे भी सवाल आता है। अच्छा, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, ठीक। गाड़ी का स्पीड बढ़ना या किसी भी चीज का, गाड़ी का ही नहीं, किसी भी वस्तु, किसी भी आदमी का स्पीड बढ़ना या स्पीड घटना, दोनों ही क्या है, त्वरण। एक त्वरण है, बढ़ने वाले को बोलते हैं त्वरण, बढ़ने को बोलते हैं क्या, त्वरण, घटने को बोलते हैं मंदन, मतलब मंद होना, घटना, मंदन, ठीक। लेकिन दोनों केस में क्या है, तो वेग परिवर्तित ही हो रहा है, घटेगा तो भी परिवर्तित हो रहा है, बढ़ेगा तो भी परिवर्तित हो गया। त्वरण का ये बहुत महासूत्र है, इसको आपको याद रखना है, बहुत बड़ा सूत्र है ये। इसमें आप समझ लीजिए v और u क्या है, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। वेग परिवर्तन, यानी वेग परिवर्तन कैसे हम निकालेंगे, अंतिम और प्रारंभिक का अंतर निकाल लियो, कितना परिवर्तित हुआ तभी ना पता चलेगा। दर, दर निकालने के लिए हम समय से भाग दे दिए, यानी इसका सूत्र हो गया वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, बटे समय। वेग परिवर्तन कैसे होगा, अंतिम वेग, चलने के बाद अंतिम में कहीं वेग हुआ होगा, उसका स्टार्ट किसी स्पीड से किया होगा, किस वेग से किया होगा, वेलोसिटी से, अगर तो दोनों का अंतर, वेग परिवर्तन, प्रारंभिक में से अंतिम वाले, अंतिम में से प्रारंभिक वाले को घटा देंगे, वेग परिवर्तन बटे समय, यही इसका सूत्र है, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान रखिए, अगर गाड़ी रुकी हुई है, रुकने के बाद स्टार्ट हो रही है, तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा कितना होगा, शून्य होगा, यानी शून्य से शुरू कर रही है वो, रुकी हुई मतलब वेग उसका शून्य। शून्य क्यों है, क्योंकि विस्थापन शून्य है, जब विस्थापन शून्य है तो वेग भी शून्य होगा। मात्रक हम बताए थे सूत्र से निकालेंगे, सूत्र से आइए निकालते हैं। त्वरण बराबर क्या हम बताए थे, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन, वेग का हम बताए थे मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, समय क्या होता है, सेकेंड, ये सेकेंड आ जाएगा नीचे, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, देखो 3 स्थितियां हैं त्वरण की, ठीक है। धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण जिसको हम मंदन बोले थे, ठीक है, और शून्य त्वरण क्या है, आगे देखते हैं। धनात्मक त्वरण क्या है, इसी से आपको पता चल जाएगा धनात्मक त्वरण, चूंकि सूत्र क्या है, ए से प्रदर्शित करते हैं इसको, ए वी माइनस यू अपॉन टी। देखो धनात्मक त्वरण रेस्ट यानी विरामावस्था से शुरू किया है और 10 सेकंड में कुछ स्पीड पकड़ लिया होगा, मान लो उस समय यू इसका क्या था, शून्य था, और वी इसका क्या हो गया है, 40 मीटर प्रति सेकंड। सूत्र से देखो 40 में से शून्य घटाएंगे बटे 10 सेकंड में पकड़ा है, तो इसमें धनात्मक आया, सीधे सीधे दिख रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। परिणाम, गाड़ी की गति लगातार बढ़ती रहेगी। धनात्मक त्वरण का सीधा सीधा रिजल्ट क्या है, गति हमेशा बढ़ती रहेगी, गति हमेशा बढ़ती रहेगी। आगे देखते हैं, ऋणात्मक त्वरण में क्या होगा, गति हमेशा घटती रहेगी। क्यों घटती रहेगी, शुरू में समय 0 था, 10 सेकंड तक गया, ठीक है,
प्रारंभिक वेग, अब मान लो शुरू में ही है, हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। भाई कोई भी गाड़ी विरामावस्था से ही शुरू होती है, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, बीच में कहीं उसको मान लिया समय 0 सेकंड से लिया कि भाई हमको यहां से चाहिए। मान लो कोई गाड़ी 0 मीटर से चली और 5 मीटर तक गई। अब हमने यहां से शुरू किया है कैलकुलेशन अपना, यहां शुरू किया तो टी इक्वल टू 0 मान लेंगे। 0 मान लिए तो 40 मीटर प्रति सेकंड से गई और जाके रुक गई। जाके क्या हुई, अंतिम में आके रुक गई। रुक गई तो v क्या हो गया, 0। v अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग। अब इस सूत्र में रखो v माइनस यू वाले में, v माइनस यू, v क्या है 0, u 40 रखोगे तो देखो ये ऋण बच गया है, 40/10 आएगा -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया तो इसका मतलब है मंदन हो रहा है। ऋणात्मक त्वरण का मतलब मंदन हो रहा है। मंदन होगा तो लगातार क्या होगा, इसका वेग घटेगा, इसकी गति घटेगी। इसी के कारण, मंदन के कारण ही क्या होता है, गतियां रुक जाती हैं, गाड़ियां रुक जाती हैं। अंतिम में है शून्य त्वरण। शून्य त्वरण, इसमें कुछ नहीं है शून्य त्वरण में। मान लो इस समय भी इसका प्रारंभिक वेग 40 मीटर प्रति सेकंड था, अभी भी वो अपना एक्सीलेटर एकदम कांस्टेंट रखा हुआ है, स्थिर रखा है अपना पैर कि 40 पे हमको चलना है। हम पूरा दुनिया घूमेंगे लेकिन 40 पे घूमेंगे। 40 से नए की स्पीड बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। तो भाई जब ना घटाओगे ना बढ़ाओगे तो तुम पीछे रह जाओगे, तुम्हारे पीछे वाले आगे निकल जाएंगे। हाँ वही केस है इसमें, शून्य हो गए ना तुम, एकदम शून्य, इसीलिए इसका नाम ही है शून्य त्वरण। हाँ 40 से चले फिर 40 पे तुम अटके हो, तुम्हारे जीवन में क्या सफलता आई, गाड़ियों का स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हो तुम। हाँ एक्सीलेटर तो दबाना था, दबा लेते हैं। ये देखो v माइनस यू, v भी 40 u भी 40 हो गया 0/10। 0/10 यानी भाग दोगे आएगा 0। 0 का मतलब त्वरण शून्य होने का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। त्वरण अगर शून्य है इसका मतलब है गाड़ी रुकी नहीं है, ठीक है, एक समान गति से चल रही है। देखो दिख रहा है एक समान गति से चल रही है। आज का सारांश बता दे, काम खत्म। जाइए आप लोग अपना इंटरटेनमेंट करिए, बस 2 मिनट और। आज का सारांश क्या है, चाल और वेग में अंतर और त्वरण में। सूत्र देख लीजिए। सूत्र हमने बताया था, चाल किस पे निर्भर करता है, दूरी पे। ये दोनों सूत्र एक ही है, बस दूरी की जगह विस्थापन हो गया। चाल का सूत्र है दूरी बटे समय, अदिश राशि है ये एक, और मात्रक इसका मीटर प्रति सेकेंड है। वेग क्या है, विस्थापन पे, व से वेग व से विस्थापन है, याद रखिए आप लोग, याद रहेगा तो आराम से कर ले जाएंगे, भूलेंगे नहीं। व से वेग व से विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और ये कैसी राशि, सदिश राशि, इसका भी मात्रक वही है, मीटर प्रति सेकेंड। दोनों का मात्रक पूछता है परीक्षा में, इसको ध्यान रखिएगा। त्वरण के मात्रक में 1 सेकेंड और ज्यादा बढ़ा देना है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर देना है। ये भी एक सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि त्वरण किस पे निर्भर कर रहा है, वेग परिवर्तन बटे समय पे। और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, मंदन होता है। धनात्मक त्वरण क्या होता है, त्वरण ही होता है। ठीक, अब आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या, न्यूटन की गति के नियम। उससे पहले पढ़ना है हमें गति के समीकरण। 3 समीकरण होते हैं, इस पे हम सवाल हल करेंगे। ठीक, उसके बाद न्यूटन की गति के नियम वही है समीकरण। फिर क्या है, जड़त्व, संवेग, क्रिया प्रतिक्रिया का रहस्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों एक चीज याद रखिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब जिनको इनकी जरूरत है, भारी से भारी मात्रा में शेयर करिए, लोगों का भला हो। हाँ, और बहुत सरल भाषा में हमने पढ़ाने का प्रयास किया है, ताकि किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी हो, चाहे वो आर्ट साइड से हो, मैथ वाले तो समझ ही जाएंगे, आर्ट साइड से हो, कॉमर्स से हो, हाँ बायो से हो, कहीं से भी अगर बैकग्राउंड रहा हो और ये शिक्षक भर्ती की परीक्षा दे रहा हो तो उसके लिए बहुत आसानी होगी ये पढ़ने में विज्ञान, क्योंकि हम बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सुपर टेंट और इस बैच से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे इस चैप्टर का। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं।
जय हिंद, जय भारत।